पीएम को वहां गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक पोलैंड की यात्रा पर राजधानी वॉर्सो में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। हम देख रहे हैं कल से लगातार जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चांसलरी में पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और बेहद गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से कल से बेहद सुखद तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं पोलैंड के पीएम के साथ, उनकी द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है और भव्य स्वागत के साथ प्रधानमंत्री ने वहाँ पे चांसलरी में पीएम का गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के अपने समकक्ष डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक रही और इसका इंतजार दोनों देशों की तरफ से किया जा रहा था। दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने की दिशा में ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को मजबूती देने और द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा देशों के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पॉलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क, उनके बीच की जो गर्मजोशी है उसको आप समझ सकते हैं कितनी गर्मजोशी के साथ। तो कहते हैं जया, जिस तरह से कि तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, बोलती हैं, तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ दर्शाती हैं। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक पोलैंड यात्रा और हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर सचदेवा हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। तमाम तरह की तस्वीरें इस वक्त लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस यात्रा को बेहद ऐतिहासिक माना जा रहा है। 45 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पोलैंड यात्रा है। सबसे पहले आप जिस तरह से संबंधों को और प्रगाढ़ता प्रदान करते हुए हम यहाँ नजर आ रहे हैं, कल जो प्रधानमंत्री का संबोधन रहा वहाँ पर प्रवासी भारतीयों को अगर उस लिहाज से भी पूछे तो क्या महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा आपको नजर आता है? इस वक्त तमाम मुद्दों पर यहाँ प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी। वैश्विक समुदाय के बीच इस वक्त जो भारत की स्थिति है उस पर भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। लेकिन शुरुआत करेंगे आपकी पहली प्रतिक्रिया के साथ। जी देखिए, जैसा आपने कहा, ये क्योंकि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 45 साल के बाद इस पोलैंड के अंदर उनकी जो यात्रा है और यूरोप के साथ हमारे संबंध काफ़ी गहरे होते हैं पिछले 10-15 साल के अंदर। और हमारे प्रधानमंत्री ने यूरोप के दूसरे इलाकों में काफ़ी जगह पे हमने वहाँ पे प्रधानमंत्री गए हैं, उनकी काफ़ी मुलाकातें हुई हैं। लेकिन ये जो मध्यम पूर्व, ये जिसको हम सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप जिसको कहते हैं या आप सेंट्रल यूरोप कहते हैं, पहले इसको पूर्वी यूरोप की बात करते थे, उसके अंदर प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। और पोलैंड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, हमेशा से रहा है। एक तो ये काफ़ी बड़ा देश है, 40 मिलियन की आबादी है और अभी 5वां बड़ा देश है यूरोपीय संघ के अंदर और 6ठी बड़ी ये जो है अर्थव्यवस्था है यूरोप के अंदर। और पिछले कुछ सालों में पोलैंड का जो प्रभाव है वो यूरोपीय संघ के अंदर भी काफ़ी बड़ा है। इनफैक्ट अभी जैसे हम तस्वीरें देख रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री जो पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ जो बात कर रहे थे, ये डोनाल्ड टस्क जो है 2 बार पहले यहाँ के प्रधानमंत्री रहे हैं। उससे पहले ये जो है यूरोपियन काउंसिल है उसके प्रेसिडेंट थे 4 साल। उसके बाद वापस आके यहाँ पे प्रधानमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री बने हैं अभी। तो इनका यूरोप के अंदर भी काफ़ी इनका प्रभाव है और यूरोपीय संघ के जितने जो इंस्टीट्यूशन है, जितनी संस्थाएं हैं, उनके अंदर भी पोलैंड का जो प्रभाव है वो बढ़ता है पहले से। क्योंकि जैसे आप यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर भी देख लीजिए तो लगता है कि 50 से ज़्यादा जो यूरोपियन जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो पोलैंड से आते हैं। और पोलैंड के प्रधानमंत्री जो थे पहले वहाँ पे यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट रहे थे। और ख़ास तौर से जो यूक्रेन के युद्ध के बाद पिछले 2-3 सालों में जो बिल्कुल जो फ्रंटलाइन जो है पश्चिम का, जिस तरह से उनकी जो गतिविधियां यूक्रेन के अंदर हैं हो रही हैं, उसका जो सारा जो फैसिलिटेट कर रहे हैं सारी वहाँ पे मिलिट्री सपोर्ट और बाकी किस्म की जो सपोर्ट है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, वो सारी पोलैंड के थ्रू ही हो रही है।
तो पोलैंड का प्रभाव पहले से काफी बड़ा है यूरोपीय संघ के अंदर। और क्योंकि पोलैंड के साथ बहुत पुराना संबंध रहा है, जब वो सोवियत संघ का इलाका था समाजवाद का, तब भी हमारे इनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे। क्योंकि जब सोवियत संघ हमारा जो है सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार होता था, और उसके बाद इस पूरे इलाके में हमारे जो पूरे निर्यात थे, जी। वो पोलैंड दूसरी बड़ी वहां पे हमारी मंडी थी। और हमारे डिफेंस के स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल संबंध इनके साथ बहुत अच्छे रहे थे उस जमाने में भी। अब क्योंकि ये यूरोपीय संघ के सदस्य बन गए हैं, और हमारी यूरोपीय संघ के साथ भी सामरिक साझेदारी है, और उसके अंदर भी जो है हम बहुत सारी चीजों में यूरोपीय संघ के साथ उनके साथ हम काम कर रहे हैं। तो पोलैंड उसके अंदर एक बहुत अच्छी अहम भूमिका निभा सकता है। और पोलैंड को ये लगता था कि इतना बड़ा देश है भारत की, और क्योंकि एक और भी चीज हुई है पिछले कई सालों में, क्योंकि इस पूरे जो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप का जो इलाका है और साउथ ईस्टर्न यूरोप वाला जो इलाका था, उसमें चीन का प्रभाव पहले कुछ थोड़ा बड़ा था। क्योंकि अब 16+1 की जो उन्होंने एक संस्था बनाई थी, और काफी देश इस पूरे इलाके में वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के भी भागीदार बने थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो पूरी बदलती हुई परिस्थिति है, उसके अंदर भारतीय प्रधानमंत्री का वहां जाना और हमारे संबंधों को एक नई दिशा देना। और अभी आज की जो मीटिंगें हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री के साथ हो वहाँ के, या राष्ट्रपति के साथ हो, या वहाँ के बिजनेस लीडर्स के साथ जो बातचीत होंगी, और उसके बाद मुझे लगता है जो आउटकम इस पूरी उनकी जो यात्रा का निकलेगा, उसमें एक नए किस्म का एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म मुझे लगता है देखने को मिलेगा। और हमारे अभी डायरेक्ट उनके साथ संबंध भी हो गए हैं, डायरेक्ट फ्लाइट भी आजकल जो है दिल्ली और मुंबई से वॉर्सो के साथ जुड़ गए हैं फिर से। तो 20-25 हज़ार जो है भारतीय भी वहाँ पे रहते हैं। हमने कल जो प्रधानमंत्री का वहाँ पे जो उनका समारोह था, उसके अंदर भी हमने देखा। और 5-6 हज़ार जो हमारे स्टूडेंट भी वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो एक हमारा एक पुराना उनके साथ अच्छा ऐतिहासिक संबंध था, सांस्कृतिक संबंध था, और अभी एक नए पूरी बदलती हुई परिस्थिति में, और वो भी भारत की ओर देख रहे हैं, भारत को एक अच्छी मंडी देखते हैं, भारत के साथ और आधुनिकीकरण के रूप में आधुनिक जो भारत के साथ जो 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 तरक्की भारत के अंदर हो रही है, उसमें भी वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। और एक और पॉइंट मैं आपको बोल दूं कि जैसे वहाँ पे वॉर्सो यूनिवर्सिटी में आप देखें, वो पिछले 100 साल से इंडोलॉजी का डिपार्टमेंट लगभग 100 साल से वहाँ पे है। वैसे भी जो वहाँ पे जो क्राको यूनिवर्सिटी के अंदर जगलोनियन यूनिवर्सिटी में, वहाँ से शायद 1891 से लेके वहाँ पे संस्कृत की पढ़ाई होती है, संस्कृत की चेयर वहाँ पे हुआ है। तो उनका बहुत संबंध है भारत को अच्छी तरह से, जो पुराना भारतीय संस्कृति है, वहाँ की हमारी जो भाषाएं हैं, उसके बारे में उनकी बहुत अच्छी समझ है। लेकिन जो नया बदलता हुआ आधुनिक भारत है, जी। उसके बारे में हमको और उनको शायद जानकारी देने की जरूरत है। जो भारत के अंदर मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री ने कल अपना जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत नई नई दिशाओं में, विज्ञान में, आईटी में, स्पेस में जिस तरह से तरक्की कर रहा है। और काफी चीजें वो जानते हैं, कुछ चीजें हमको शायद और उनको बतानी पड़ेगी। और ये भी मुझे लगता है इस पूरी यात्रा के बाद से एक नए संबंधों का एक नई दिशा उसको मिलेगी, और एक नया एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, एक साझे, वो किस रूप में उभरेगा, वो इस पूरे मुझे लगता है जब समापन होगा इनकी वहाँ पे यात्रा का, तब हम उसके बारे में आंकलन कर पाएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। जी, निश्चित तौर पर अच्छे परिणामों की उम्मीद दोनों देश कर रहे हैं। प्रोफेसर सचदेवा, 45 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये यात्रा है, जिसको कहना चाहिए कि देर आए दुरुस्त आए। किस तरह से इन संबंधों का आकलन करेंगे बदली हुई परिस्थितियों में? आपने कहा कि भारत भी बदला है, विश्व की स्थितियां भी बदली हैं, और आप देख रहे हैं कि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन का दौरा है। जो आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें भारत पोलैंड संबंध कैसे आकलन करेंगे, कैसे इन रिश्तों को देखेंगे? और एक बात और समझना चाहेंगे कि जब दोनों देशों के प्रधानमंत्री आपस में वार्ता कर रहे हैं, क्या कुछ प्रमुख एजेंडा आपके हिसाब से होना चाहिए? देखिए, एजेंडा तो काफी सीधा है। उसमें एक तो ये बात है, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री पोलैंड भी गए हैं और उसके बाद वो यूक्रेन जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा उनका जो यात्रा का जो ऑब्जेक्टिव है, वो यूक्रेन में जाना है।
और ये बात भी सही है क्योंकि जो भारत के जो पर्सपेक्टिव है यूक्रेन के संकट के बारे में वो यूरोप के देशों से और पोलैंड से भी अलग हैं। और उनको भी इसका पता है कि क्योंकि हमारे संबंध जो है रूस के साथ हमारी अपनी एक साझेदारी है, हमारे अपने कुछ इंटरेस्ट रूस के साथ हैं, तो उसके बारे में उनको अच्छी तरह से पता है। जी। तो एक तो ये है कि जब प्रधानमंत्री दोनों मिलेंगे तो एक दूसरे को अपना पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश करेंगे। और पोलैंड भी ऐसा देश है जिसका ऐसा नहीं है कि उनका कोई सोवियत संघ से और बाद में रूस के साथ उनको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जी। क्योंकि इतने सालों तक, इतने 5 दशकों तक वो जो है समाजवाद वहां पे रहा था और वो सोवियत संघ का जो इलाका था उसका पूरा प्रभाव उसके साथ था। इसीलिए जब से 2014 से, सिर्फ 2022 की बात यूक्रेन की नहीं है, 2014 से जब क्रीमिया का संकट हुआ था, क्रीमिया को जब रूस ने अपने साथ मिला लिया था, उसी टाइम से जो पोलैंड का जो रुख था और बाल्टिक के जो देशों का रुख था वो बहुत सख्त रवैया उनका रहा था रूस के प्रति। जी। और बाकी हालांकि पश्चिम यूरोप के देश थोड़ा उसके बारे में उतने उत्तेजित नजर नहीं आए थे जितने पोलैंड नजर आया था, क्योंकि उनको लगता था कि अगर रशिया यूक्रेन के अंदर इस तरह की बात कर सकता है तो वो पोलैंड की तरफ भी कुछ ऐसा हो सकता है, उसके बाद बाल्टिक के देशों में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। तो इसलिए जो है वो बहुत इसके बारे में बिल्कुल सीधी उनकी समझ थी। और जब से ये युद्ध हुआ है जी। और 1.5 मिलियन के करीब जो है वहां से जो रिफ्यूजी यूक्रेन से आए थे वो पोलैंड में आए और काफी उसके अंदर अभी भी वहीं पे बसे हुए हैं। और पोलैंड एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे यूक्रेन युद्ध के अंदर, एक अग्रणी भूमिका उसके अंदर वो निभा रहा है। तो अगर भारत किसी भी किस्म की पहल करना चाहता है यूक्रेन, जैसे भारतीय प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है, कल भी कहा है कि ये कोई युद्ध का टाइम नहीं है, जो भी कोई समस्या है उसका हल जो है वो राजनीति से, बातचीत के द्वारा निकाला जाएगा। लेकिन उस बातचीत को निकालने के लिए अभी 1 महीना पहले जब प्रधानमंत्री रूस गए थे वहां पे भी उन्होंने यही बात दोहराई थी। और अब ये क्योंकि पोलैंड आए हैं और उसके बाद कल जो है वहां पे यूक्रेन में जाएंगे, तो जो इनकी तरफ से इनकी जो समझ है इस पूरे संकट के बारे में उसको समझने में हमको भी कुछ पता चलेगा कि किस तरह से उस पूरे संकट को वो देखते हैं। तो हालांकि जैसे चीन ने अपना एक पीस प्लान दिया है, टर्की का अपना कुछ प्लान था, स्विट्जरलैंड में एक और मीटिंग उसके बारे में कुछ हुई थी, भारत ने ऐसा कोई पीस प्लान अभी तक नहीं दिया है और ना ही मुझे लगता है कि ऐसा अभी हमारी कोई उम्मीद है। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ आने वाला है। जी। लेकिन हम एक सिर्फ ये चाहते हैं क्योंकि एक भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश, एक जैसे अभी हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ वाली जो समिट भी किया था, एक जो ग्लोबल साउथ के देश जो हैं, क्योंकि इस पूरा जो संकट यूक्रेन का है उसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ रहा है, जी। चाहे वो तेल के दाम हो, चाहे वो बाकी वस्तुओं के दाम हो। तो अब भारत वो क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल बड़ा देश है, वो एक चाहता है कि किसी तरीके से अगर ये संकट इसका कोई हल नजर आए और उसके अंदर किसी किस्म की भूमिका अगर हम निभा पाएंगे तो हम उसके लिए तैयार हैं। और भारत ने वहां पे यूक्रेन में अभी तक जो है वो कुछ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट अभी तक हमने दिया है। और हो सकता है कल जब प्रधानमंत्री वहां जाए कुछ और नए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, या इसके बाद जब ये संकट के बाद की जो बात होगी, जो रिकंस्ट्रक्शन होगा यूक्रेन का, उसके अंदर भी भारत कुछ अपनी भागीदारी निभा सकता है। लेकिन वो मुझे लगता है कि एक दूसरे को समझने के लिए एक बहुत अच्छी ये एक पहल है। जी। और उसके साथ सिर्फ यूक्रेन का मुद्दा जरूर रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एक द्विपक्षीय वार्ता है। और क्योंकि ये हमारे जैसे देखे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वेस्टर्न यूरोप में, जी। हमने यूरोपीय संघ के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जर्मनी के साथ है, फ्रांस के साथ है, अभी हमने हाल में इटली और ग्रीस के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया। और यूके के साथ हमारी बहुत पहले से एक पार्टनरशिप थी वो। तो हो सकता है इस पूरे इलाके में हमारे कोई पार्टनरशिप नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि इस यात्रा के अंत में शायद भारत और पोलैंड के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक समझ जी। बने, वो भी हो सकता है। क्योंकि अगर वो बनती है तो उससे एक नए तरीके का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनेगा, हर साल 2 साल में दोनों प्रधानमंत्री मिलेंगे, उस बात को आगे बढ़ाएंगे। और उसके साथ काफी बातें जो हमारे यूरोपीय संघ के साथ भी चल रही हैं, उनके साथ हमारे व्यापार की वार्ता चल रही है,
तो उस सारे का प्रभाव भी, अगर वो सारी चीजों के पॉजिटिव उनके कुछ बिल्कुल, तमाम रिजल्ट प्रमुख क्षेत्र हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण एजेंडे के साथ ये प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है। हमारे साथ पूर्व भारतीय राजदूत अमृत लुगून भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास मेहमान के तौर पर इस पेशकश में जुड़ने के लिए। अमृत जी, आपसे सबसे पहले शुरुआत में ही जानना चाहेंगे कि ऐसे बहुत से देश हैं जहां भारतीय पीएम दशकों तक नहीं गए थे, लेकिन 4 दशक बाद हमने देखा कि बीते दिनों ऑस्ट्रिया गए और 45 साल के बाद अब पोलैंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। यानी कि जो भारत की जो विदेश नीति है उसमें एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं। अब जो हमारी विदेश नीति है वो दूरी बनाना नहीं बल्कि नजदीकी बनाना है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल भी कहा अपने संबोधन में। किस तरह से देखते हैं इस विदेश नीति में जो बदलाव हुआ है और साथ ही जो प्रमुख एजेंडे के साथ जो प्रधानमंत्री पहुंचे हैं पोलैंड पे? जी, ऑस्ट्रिया से पहले आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जो है कि पिछले साल इवन वो ग्रीस गए थे, जो कि 1983 के बाद जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी गई थी, उसके बाद एक प्रधानमंत्री के स्तर पर विजिट हुई थी। और ग्रीस के साथ हमने जो अपना जो संबंध है उसको हमने स्ट्रेटेजिक लेवल पर अपग्रेड भी किया। और उसके बाद उनके प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ये साल भारत के दौरे पर आए थे, द्विपक्षीय दौरे, और उन्होंने जो हमारा सालाना जो रायसीना डायलॉग होता है उसमें वो मुख्य स्पीकर भी थे, की नोट स्पीकर जिसको कहते हैं, वो उसमें थे। तो एक तरह से जो हमारा जो संबंध है, जो चूंकि ये सारे पोलैंड हुआ, ऑस्ट्रिया हुआ, ग्रीस हुए, ये लोग सब अभी यूरोपियन यूनियन के जो है सदस्य हैं, जिसमें ऑफकोर्स पोलैंड चूंकि जब शीत युद्ध चल रहा था तो वो सोवियत वाले ब्लॉक में होता था, जो कम्युनिस्ट ब्लॉक जिसको कहते हैं। तो पोलैंड बाद में जब सोवियत यूनियन वाला जो ब्लॉक जब डिसेमिनेट हुआ या तो जब तितर बितर हुआ तो एक डेमोक्रेसी आई, और जो लेक वालेशा उनके जो एक बहुत फेमस आंदोलनकारी थे उन्होंने बढ़ाया। हाँ, तो उसके बाद जो हमारा जो संबंध है इस क्षेत्र में जो जिसको कहते हैं कि ईस्टर्न यूरोप या पूर्वी यूरोप की ओर बढ़ने लगा। ग्रीस हो, चाहे ऑस्ट्रिया हो, चाहे वो पोलैंड हो, तो ये उसी क्रम का एक हिस्सा दिखाई देता है, क्योंकि हमारा जो यूरोपियन यूनियन है, या यूरोपियन जो मार्केट जो यूनियन का जो उससे जो हमारा संबंध भी एक अलग तरीके से ईयू लेवल जो कहते हैं, यूरोपियन यूनियन लेवल पर एक हमारा चाहे ट्रेड वार्ता या पॉलिटिकल वार्ता या टेररिज्म पर ये सब चल रहा है। तो ये एक अच्छी कड़ी है कि सारे ईयू देश, खास करके ईस्टर्न यूरोप या पूर्वी यूरोप के देश जो है, उनको लगता था कि भारत से जो एक उभरता हुआ पावर है दुनिया में या महाशक्ति है देश में, उनके साथ वो थोड़ा सा निगलेक्ट हो गया था या पीछे चल रहा था। तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है। और ये हम देखेंगे, चाहे पोलैंड से ही देख लें या ग्रीस के साथ भी देख लें, तो या ऑस्ट्रिया के साथ देख लिया, तो हमारा जो व्यापार भी है इस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर से जो हमारा सांस्कृतिक जो संबंध है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से ये अच्छा समय है कि हम इनके साथ वार्ता करते रहें। और खास करके अभी दुनिया में जिस तरह से पोलैंड तो यूक्रेन के बिल्कुल नजदीक भी है, और उनके जो वहाँ पर जो युद्ध चल रही है उसमें जो है कि उनका एक अहम भूमिका है। काफी यूक्रेनियन लोग वहां से निकल के पोलैंड आए, बॉर्डर है, और उस एरिया में पोलैंड सबसे बड़ा देश है। जो बाकी बॉर्डर्स है यूक्रेन के साथ, चाहे वो हंगरी ले लें या चेक गणराज्य ले लें, तो पोलैंड सबसे बड़ा है। और भारत के लिए भी वो जो बोलते हैं कि जो जनसंख्या वाइज सबसे ज्यादा बड़ा है, और हमारा रिलेशंस जो है उनके साथ बढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऊपर से पोलैंड एक तरह से ब्रिज हो जाता है या पुल हो जाता है पूर्व और पश्चिम के बीच में, क्योंकि ठीक पोलैंड के पश्चिम में जर्मनी पड़ता है, जिसका कि अलग ही महत्व है।
तो ये एक बहुत अच्छा समय है और हम सोचते हैं कि हम प्रधानमंत्री ने बिल्कुल समय पर जो है कि अपना कदम बढ़ाया है और जो है इससे जो भी दोनों जब कुछ देशों के साथ विजिट हुआ या जो सिलसिला जारी हुआ उसमें उसी का एक क्रम पोलैंड हो रहा है। पोलैंड एक बहुत महत्वपूर्ण देश जी भी है उस रीजन में, जी जी इसके जी जी साथ आर्थिक रूप से भी, पॉलिटिकली भी और जो सांस्कृतिक रूप से भी। जी जी निश्चित तौर पर एम्बेस पहुंच सकती है। जो राजनयिक संबंध है ये एक स्टेप और फर्दर रणनीतिक साझेदारी के तौर पर पोलैंड के साथ किस तरह से देखते हैं, कितने आगे जो हमारे संबंध हैं सुदृढ़ होते इस यात्रा के बाद, और आगे की राह क्या देख रहे हैं? हाँ जी, नहीं पोलैंड के साथ जी बहुत उसमें जो अगर ऐतिहासिक तौर से भी देखे तो जो हमारे संबंध जो है हर समय अच्छे रहे और जब इतिहास में हम जाएंगे तो जब वर्ल्ड वॉर और जब यूरोप में विभिन्न तरह की क्रांतिकारी जब उथल पुथल हो रही थी तो भारत ने पोलैंड का काफी साथ दिया था जब उनके ऊपर हमले हुए, जर्मनी के तरफ से हमले हुए। बल्कि हमारे जो राज्य गुजरात में जो वहाँ के प्रिंस जो राजा थे उन्होंने काफी बड़े तादाद में वहाँ से जो पोलिश खास करके औरत और बच्चे आए थे एज ए रेफ्यूजी, उनको पनाह दी थी और उनसे उनके वजह से पोलैंड में काफी हमारा गुडविल है। और दूसरा काफी सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुए हैं, संस्कृत भाषा में के काफी अनुवाद हुए हैं पोलैंड में, जो हमारे टेक्स्ट वगैरह है हिस्टोरिकल। और वहाँ के क्राकोव जो सबसे एक पुराना शहर है, वहाँ के यूनिवर्सिटी में हमारा एक इंडियन चेयर भी है जिससे कि सांस्कृतिक भाषा आदान प्रदान हो सके। इंडिया ने जो जब पोलैंड जब ये कम्युनिस्ट वाले जो ईस्टर्न ब्लॉक में होता था सोवियत यूनियन, कोल्ड वॉर के या शीत युद्ध के समय, तो हमारे संबंध उस समय भी बहुत अच्छे थे। काफी सोवियत यूनियन के द्वारा या तो उस अम्ब्रेला के द्वारा या उस छतरी के द्वारा हमारे काफी टेक्निकल व्यापारिक संबंध होते थे। खास करके टेक्निकल साइड में, हमारे डिफेंस साइड में काफी टैंक्स वगैरह में पोलिश कंपनीज का काफी उस समय का देन रहा है। और जब से पोलैंड जो है कि ये जो शीत युद्ध खत्म होने के बाद जब से वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट बना है तो हमारे संबंध और अच्छे हुए हैं। पार्लियामेंट्री जो हमारे जो एक्सचेंजेस हुए हैं, 2-3 बार हम उनके पार्लियामेंट्री 2-3 बार डेलीगेशंस आए हैं, हमारे यहाँ से गए हैं। तो बाकी जगह मतलब फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस हमारे बराबर होते रहे हैं। और जो मेन मुख्य चीज है कि व्यापार जो है हमारा जो पिछले 10 साल में या 15 साल में दुगुनी से भी ज्यादा हो गया, मतलब 100% जिसको बोलते हैं कि हमारा व्यापार बना। इवन 2-3 साल में देखें, जो 2020 में जो हमारा 2.7 या ऐसे कुछ बिलियन डॉलर्स था जो व्यापार का, वो अभी करीब करीब $5 बिलियन के लगभग पिछले साल आ गया है। तो ये 2 साल में ही फिर डबल हो गए। आपको दूसरा ये कि हमारे जो ट्रेड है हमारे फेवर में है, हमारे पक्ष में है। तो इस तरह से और पोलैंड जो है कि काफी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है यूरोपियन यूनियन के बाद एक उभरता कंट्री है। जर्मनी के काफी कंपनी जो है आप पोलैंड में अपना जो है कि मैन्युफैक्चर करवाते हैं, क्योंकि जर्मनी में पावर, मैन पावर का ये सब जो कॉस्ट है या जो उसका जो दाम है काफी बढ़ गया है पोलैंड की अपेक्षा। और तो पोलैंड में काफी आईटी में जो हमारा अगेन एक क्षेत्र है, पोलैंड ने काफी अच्छा विकास किया है। तो ये एक अच्छा समय है कि एक सबसे टॉप लेवल में, कि सबसे उच्च स्तरीय लेवल पर हमारे संबंध को और सुदृढ़ किया जाए। और इससे बिल्कुल ये पूरा उम्मीद है कि और यह पूरा संकेत मिलेगा कि वो बाकी क्षेत्र में और जो बढ़ता हुआ हमारा जो संबंध है वो और जरूर बढ़ेगा, पोलैंड से, यूरोपियन यूनियन से भी और पूर्वी यूरोप में।
बिल्कुल, तो यहाँ पर व्यापार जो है वो एक अहम कड़ी है और पोलैंड जिस तरह से मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और निवेश साझेदार है, इसी साझेदारी को आगे बढ़ाने पर यहाँ पर नज़र होगी। प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर सचदेवा, जिस तरह से भारत एक दशक में जो तरक्की कर रहा है वो उस पर पूरी दुनिया की नज़र है इस तरह से, और कई अगर हम बात करें तो यूरोपियन देशों की जनसंख्या को सीधे तौर पर यहाँ पर लाभ पहुंचाने की बात भी है। प्रधानमंत्री ने कई बार इसका उदाहरण भी दिया है। भारत की इस तरक्की को और इस बढ़ते वैश्विक कद को यहाँ पर पूरी दुनिया देख रही है। भारत से जुड़ना अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर एक बड़ी बात है। पोलैंड के साथ किन आप देखते हैं निवेश, यहाँ व्यापार की बात हम कर रही हैं, लेकिन किन किन क्षेत्रों पर यहाँ पर खास तौर पर नज़र हो सकती है और जो हमारे एजेंडे में शामिल हैं, और भारत और पोलैंड एक लंबी साझेदारी की उम्मीद कर सकते हैं? जी, इनफैक्ट एक चीज और हमको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जब पूरे ये सारे मध्य पूर्व के जो देश थे यूरोप के अंदर, जब उन्होंने अपना बदलाव शुरू किया था 90 के दशक में, तो सबसे पहले जो बदलाव शुरू हुआ था वो पोलैंड में शुरू हुआ था। और 90 का उनका जो प्लान था, जो शॉक थेरेपी वाला बॉल्सेरोविच प्लान जो था, उसके बाद से अगर हम देखते हैं बहुत ही एम्बिशियस कंट्री पोलैंड रहा है। और 1995 के बाद से अभी तक पोलैंड जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी पूरे यूरोप के अंदर रहा है। हालांकि अभी तक वो यूरोजोन का हिस्सा नहीं बना है, लेकिन उसके अलावा बहुत ही वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जितना इस पूरे इलाके में आया है उसका आधा इन्वेस्टमेंट पोलैंड के अंदर आया, और उनकी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी रही है। और क्योंकि हमारे संबंध उनके साथ बहुत पहले पुराने अच्छे थे, लेकिन अब नई बदलती हुई परिस्थितियों के अंदर जैसा आपने कहा, एक उभरती हुई शक्ति भारत है, एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति जब है तो उसके अंदर बहुत अच्छी संभावनाएं उनके साथ हो सकती है। जैसे हम सामरिक साझेदारी की बात कर रहे थे, हालांकि हम कह रहे हैं कि ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री 45 साल के बाद गए हैं। मुझे लगता है अभी भी हमको बहुत पहले ये कई काम कर लेने चाहिए थे वहां पे, क्योंकि अगर हम देखें चीन ने पोलैंड के साथ 2016 में सामरिक साझेदारी की थी, और उनका अगर व्यापार अगर हम पोलैंड के साथ देखते हैं, हमसे कई गुना ज्यादा उनका व्यापार उनके साथ है, और वो बेल्ट एंड रोड का भी हिस्सा वो रहे थे कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो और हमको अभी, क्योंकि वो भी चाहते हैं अभी, क्योंकि वो उनकी चीन की तरफ से थोड़ी सी एक शंकाएं पूरे यूरोप में हैं और पोलैंड में भी हैं, तो वो चाहते हैं कि भारतीय कंपनीज वहां पे आएं, वहां पे निवेश करें। और अगर हम देखें जो भारतीय कंपनी 3 बिलियन का वहां पे निवेश भारतीय कंपनीज ने किया हुआ है, और 3 बिलियन को इतना बहुत कम जो है वो भी निवेश नहीं है। और सिर्फ आईटी और फार्मा सेक्टर की बात नहीं है, बाकी और कई सेक्टर्स के अंदर भी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी, स्टील के अंदर भी कई और इलाके हैं जिसके अंदर कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर भारतीय कंपनीज ने वहां पे निवेश किया हुआ है। उसी तरह से मुझे लगता है 30-40 जो है वो पोलिश कंपनीज ऑलरेडी भारत के अंदर ऑपरेट कर रही हैं। वो पैकेजिंग के काफी जो है टेट्रा पैक वाला जो है, और वो बिल्कुल पोलिश कंपनीज यहाँ पे पूरे भारत के अंदर वो सारा पैकेजिंग का सामान बनाती हैं। उसके अलावा जो है कॉस्मेटिक्स हैं और कई और ऐसे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं जिसके अंदर जो पोलैंड की वो कंस्ट्रक्शन के अंदर भी उनकी जो कंपनीज यहाँ पे काम करती रही हैं। और डिफेंस के अंदर पहले उन्होंने हमारे जो टैंक मॉडर्नाइजेशन था उसके अंदर भी पोलिश डिफेंस कंपनीज का काफ़ी एक योगदान रहा है। तो क्योंकि हमारी एक पुरानी परंपरा रही है, एक विश्वास है एक दूसरे के ऊपर, लेकिन अब क्योंकि परिस्थितियां बदल गई हैं, वो एकदम यूरोपीय संघ का हिस्सा बन गया है, और भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर भी नए नए कानून, नए नए तरीके से हमने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला है। तो अभी जो सारी जो मेक इन इंडिया का हमारा जो प्लान है उसके अंदर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव हम जिस सेक्टर्स में दे रहे हैं, तो ये सारी बातें जब हम वहाँ के निवेशकों को भी बताएंगे कि इस तरह से भारत जो है वो खुल रहा है, और हमारी जो बातचीत जो है वो एक जो व्यापारिक यूरोपीय संघ के साथ एक जो ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है, काफ़ी सालों से चल रही है लेकिन अब काफ़ी आगे बढ़ गई है 2021 के बाद फिर से दोबारा से, और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट अलग से हम पूरे यूरोपीय संघ के साथ उसकी भी नेगोशिएशन भी चल रही हैं। तो जैसे ही वो नेगोशिएशंस यूरोपीय संघ के साथ भी कुछ कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तो उसका निश्चित तौर से उसका जो लाभ है वो पोलिश कंपनीज को भी होगा, और भारत और पोलैंड के अंदर जो उसके अंदर आर्थिक संबंध और पहले से मजबूत बनेंगे। और एक और बात मैं आपको जोड़ दूं, जैसे अगर आप देखें कि जो
25,000 जो भारतीय वहां पे रहते हैं, उसमें से 5,000 के करीब जो स्टूडेंट हैं, लेकिन जो 20,000 लोग जो दूसरे काम कर रहे हैं, ये अभी कोई बहुत पुराने वहां पे पोलैंड में नहीं रहते थे, अभी कुछ ही सालों में जो है ये लोग वहां पे जाके काम करना शुरू किए हैं। और मुझे लगता है 8-10 हजार लोग ऐसे हैं जो आईटी सेक्टर या हाईली प्रोफेशनल उस ढंग से उस तरह की कंपनीज में काम कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय कंपनीज हो चाहे वो पोलिश कंपनीज हो। लेकिन 8-10 हजार ऐसे भी जो जो हमारे जो भारतीय वहां पे रह रहे हैं, वो चाहे वो कंस्ट्रक्शन का इलाका हो, चाहे वो सेक्टर हो, चाहे वो दूसरे कुछ ऐसे हो जिसमें सेमी स्किल्ड और वो वाले सेक्टर्स के अंदर भी वहां पे काफी जो है संभावनाएं हैं। तो पहले हम ये मान के चलते थे कि सिर्फ जो पश्चिम के देश है, जर्मनी, फ्रांस, यूके वगैरह में, वहीं भारत के लोगों को रोजगार के साधन मिल सकते हैं। लेकिन काफी हमने ये भी पाया है कि जो सेंट्रल यूरोप के या पूर्व यूरोप के जो देश हैं, वहां पे भी बहुत अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। सिर्फ स्किल्ड की तो सब जगह पे संभावनाएं रहती हैं, इवन अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स जो है वो भी वहां पे, चाहे वो रोमेनिया में हमने देखा, चाहे हमने इटली में भी देखा कि पिछले कई सालों में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर बहुत भारतीय वहां पे जाके काम कर रहे हैं। तो ये क्योंकि वहां पे, क्योंकि ये पोलैंड अब पूरे यूरोपीय संघ का हिस्सा बन गया है, तो वहां पे काफी वर्कर जो है वेस्टर्न यूरोप की तरफ चले गए। और कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर उनको बहुत से लोगों की बाहर से जरूरत है। हालांकि पिछले 2-3 सालों में यूक्रेन से काफी वर्कर्स जो है वो वहां पे आके काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी बाकी देशों से भी संभावनाएं काफी, और भारत से भी काफी जो है जो मोबिलिटी है वहां पे पोलैंड की तरफ हो रही है। 5,000 स्टूडेंट भी वहां पे पढ़ रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ मेडिसिन में नहीं, दूसरे सेक्टर, दूसरे जो है विषय हैं उनके अंदर भी भारतीय वहां पे जाके पढ़ाई वहां पे पोलैंड में कर रहे हैं, क्योंकि शायद वो पश्चिम के यूरोप के देशों से थोड़ी वहां पे सस्ती पढ़ाई पड़ती है, लेकिन स्टैंडर्ड पढ़ाई का वहां पे काफी ठीक ठाक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो हम प्रधानमंत्री का दौरा है उसके बाद से कई नए ऐसे एग्रीमेंट की संभावना है, जैसे हमने, क्योंकि यूरोपीय संघ का क्योंकि वो हिस्सा है तो वहां पे कॉम्पिटेंसीज हैं। अब जैसे मोबिलिटी का जो है, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी वाला जो इलाका, जो सेक्टर है, उसमें एग्रीमेंट जो है आपको मेंबर स्टेट यानी पोलैंड के साथ ही उसकी आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। और ट्रेड की एग्रीमेंट है वो यूरोपीय संघ के साथ करेंगे। तो साथ दोनों के साथ क्योंकि हमारे संबंध अच्छे हैं, यूरोपीय संघ के साथ भी, और अब क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री का वहां दौरा हुआ है, मुझे उम्मीद है उससे काफी एग्रीमेंट उसके अंदर से निकलेंगे। और आने वाले सालों में भारतीय कंपनीज के लिए भी और वहाँ की कंपनीज में भी काफी पहले से और ज्यादा जुड़ने की संभावना, व्यापार में भी और निवेश में काफी संभावनाएं मुझे लगता है नजर आ रही हैं मुझे। जी 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 निश्चित तौर पर। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, अगर हम आपसे एक जो सामान्य दर्शक है उसके लिए ये समझना चाहें कि किस तरह से ये जो यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, भारत के लिए क्या टेक अवेज होने जा रहे हैं, और क्यों ये वहाँ का दौरा जो बनाया गया 45 वर्षों के बाद, आखिर क्या महत्व रहा इसका, और क्या टेक अवेज होने जा रहे हैं भारत के लिए? टेक अवेज तो ये है कि एक तो ये है कि भारत क्योंकि पूरे जो ये मध्य और पूर्व के जो इलाका था यूरोप का, क्योंकि जैसा मैं पहले बता रहा था कि एक हमारी जो अभी यूरोप के साथ हमारे संबंध जो बड़े हैं और गहरे। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुई हैं दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में, और जो दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल हैं, वो ये जो आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं, और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में और जो पॉलिश प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क, उनके साथ में ये प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत जो है वो हो रही है। इसमें दोनों देशों के विदेश मंत्रियों को भी देखा जा सकता है। दोनों देशों की तरफ से जो जिसको कहना चाहिए कि दोनों तरफ की टीमें बैठी हैं आपस में जया बातचीत करने के लिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की यात्रा पर हैं, और लगातार बीते कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच बड़ी बैठकें हुई हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 2019 में पोलैंड का दौरा किया था, तो वहीं 2022 में भारत पोलैंड आर्थिक सहयोग पर संयुक्त समिति की बैठक भी वॉर्सो में हुई थी। 2022 में भी एक बड़ा भारतीय प्रतिनिधिमंडल पोलैंड गया था, और 2022 में पोलैंड के विदेश मंत्री भी भारत दौरे पर आए। 2024 की बात करें तो पहले 4 महीनों में दोनों देशों के बीच हुई उच्च स्तरीय बातचीत, और
दोनों देशों के विदेश मंत्री बीते फरवरी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन भी मिले थे और ऐसे में पोलैंड और भारत के बीच लंबे समय से काफ़ी घनिष्ठ संबंध रहे हैं और उन्हीं संबंधों को एक नई उड़ान प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री इस वक्त पोलैंड में हैं बेहद अहम यात्रा के साथ और डेलीगेशन लेवल टॉक्स जो हुई हैं उसकी तस्वीरें यहाँ पर हम देख सकते हैं। जया, जो तस्वीरें जिनकी बात आप कर रही हैं, एक बार फिर मैं इस बात पर एम्फेसिस डालूंगा और जोर दूंगा कि ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बहुत सारी कहानी खुद बयां करती हैं। जिस तरह से मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है, निश्चित तौर पर वो पॉजिटिविटी, वो संकेत साफ तौर पर देखा जा सकता है। बॉडी लैंग्वेज देखी जा सकती है दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की और साथ में जो प्रतिनिधिमंडल है उन सब की, और ये समझा जा सकता है कि ये यात्रा निश्चित तौर पर क्या बातचीत हो रही है ये थोड़ी देर में अपने दर्शकों को ज़रूर बताएंगे। लेकिन जिस सार्थक सकारात्मक माहौल में ये बातचीत हो रही है, जो दिखाई दे रहा है टीवी सेट्स पर, हम आसानी से देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि वार्ता निश्चित तौर पर सकारात्मक और बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम क्षेत्रों में आज भारत और पोलैंड के बीच संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं और डेलीगेशन लेवल टॉक्स यानी कि जो द्विपक्षीय वार्ता है उसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता इस वक्त हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इन बैठकों का उद्देश्य जो हमारे द्विपक्षीय संबंध है उन्हें एक नई उड़ान देना है। निश्चित तौर पर तो बेहद महत्वपूर्ण है, संबंधों को नई उड़ान देना है। जिस तरह से ये शुरू से बताया जा रहा है कि 45 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पोलैंड यात्रा हो रही है। मोरारजी देसाई के बाद ये यात्रा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंचे हैं। जैसा कि जया आपने बताया कि पिछले 4-5 वर्षों में ये जो दोनों देशों के संबंधों में है वो तेज़ी, एक नई गति देखने को मिली है। 2019 में डॉक्टर एस जयशंकर ने दौरा किया था पोलैंड का, और उसके बाद 2022 में एक बड़ा भारतीय प्रतिनिधिमंडल पोलैंड गया था और भारत पोलैंड आर्थिक सहयोग पर संयुक्त समिति की बैठक वार्सा में हुई थी 2022 में, और 2022 में ही पोलैंड के तत्कालीन विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए थे और 2024 के पहले 4 महीनों में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत हुई है। और अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, इन सब के बाद ये परिणति सामने आई है। दोनों देशों के विदेश मंत्री बीते फरवरी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में मिले थे और उसके बाद ये जो यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसको कहते हैं कि शॉर्ट एंड क्रिस्प बट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सारा जिसको कहते हैं कि मटेरियल और बहुत सारी चीज़ें अपने आप में समेटे हुए, जिस तरह से हम इस दौरे की बात कर रहे थे अभी अपने विशेषज्ञों के साथ में कि बहुत सारे टेक अवेज दोनों देशों के लिए दरअसल इस दौरे से हैं और एक दोस्ती की, मजबूत संबंधों की एक नई इबारत लिखी जाएगी इस यात्रा के बाद। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी देश के प्रमुखों के द्वारा जब टॉप लीडरशिप का दौरा होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन होती हैं, जो संबंध हैं उनकी समीक्षा की जाती है, नए द्वार खुलते हैं और दोनों देशों के बीच में संबंधों के निश्चित तौर पर नए द्वार खुलेंगे। जिस हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं शायद बात वो वहाँ तक भी पहुँचेगी और निश्चित तौर पर इस जो वार्ता के दौरान जो कुछ भी आउटकम होगा उससे हम अपने दर्शकों को रूबरू कराते रहेंगे। बिल्कुल। और अमृत जी हमारे साथ बने हुए हैं। अमृत जी, जिस तरह से दोनों देशों के बीच जो राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने पर ये यात्रा हो रही है, ऐसे में जो इसका समय है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस वक्त जिस तरह से वैश्विक स्थिति बन रही है और पूरा विश्व अपनी समस्याओं के लिए एक समाधान के लिए भारत की ओर देखता नजर आ रहा है। इस वक्त हम जिस तरह तस्वीरें दिखा रहे थे, डेलीगेशन लेवल टॉक्स हो रही हैं, जो हमारे द्विपक्षीय संबंध है भारत के पोलैंड के, उन्हें एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। किस तरह से आप देखते हैं कि दोनों देशों की जो लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता है वो भी दोनों देशों के संबंधों को और ज़्यादा प्रगाढ़ बनाती है और दोनों देशों को करीब लाती है? क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है इस डेलीगेशन लेवल टॉक्स के साथ? जी मुझसे पूछ रहे हैं अमृत जी से एम्बेसडर अमृत जी। हाँ, नहीं, जैसे कि आपने कहा कि काफी अरसे के बाद 45 साल के बाद जो है कि दोनों
देशों के बीच ये इस तरह की बैठक हो रही है, तो इसके पहले जो है कि जैसे कि अभी बताया गया कि 2022 में लोग हमारे दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान हुआ। फिर इस साल भी ये दौरे के पहले काफी अच्छे मीटिंग्स हुए। तो ये इस तरह के जो इससे पहले हमारे वाइस जो उप राष्ट्रपति है हामिद अंसारी जी, वो गए थे 2017 में। जी। और उसके पहले जहाँ तक हम रिकॉल करेंगे, हमारे राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी गए थे। जी। और उनके तरफ से उनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आए थे भारत दौरे पर। लेकिन जो हमारे तरफ से जो इतने साल के बाद जो गए हैं, तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है कि जो इतने सालों में जो हमारा जो संबंध है, जो बढ़ता हुआ दिख रहा था विभिन्न क्षेत्रों में, राजनीतिक, सांस्कृतिक, चाहे रक्षा के क्षेत्र में, या आर्थिक जो सबसे बड़ा पहलू रहा है, या जो इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, तो ये एक बहुत अच्छा अभी मौका है कि इस स्तर पर दोनों के बीच में सबसे उच्च स्तर पर जो है कि इन संबंधों को है कि इनको एक रेखांकित किया जाए। तो हमने काफी कॉन्फिडेंट है कि जो इसका आउटकम जो जैसे जॉइंट स्टेटमेंट या उस इस तरह से निकलेगा, तो उसमें हमारे संबंध जो है कि और आगे कैसे प्रगाढ़ किया जा सकता है और बढ़ते संबंध को कैसे मजबूत किया जा सकता है, द्विपक्षीय रूप में भी, यूरोपियन यूनियन के स्तर पर और विश्व स्तर पर भी। खास करके जिस तरह से अभी विश्व जो विभिन्न तरह के जो चैलेंजेस जो अभी दुनिया में चल रहा है, और जैसे कि पोलैंड के द्वार में ही जो यूक्रेन का समस्या है, फिर जो मिडिल ईस्ट में जो गाजा और इजराइल में चल रहा है, तो ये सब पूरे विश्व को जो है कि इसमें उसका इफेक्ट हो रहा है। और उसी तरह से हमारा एशिया महाद्वीप में दूसरे तरह के चैलेंजेस हैं, जैसे पैसिफिक में खास करके, जिसमें कि हमारे भारत के काफी इंटरेस्ट हैं, जो अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है। तो ये सब जो दोनों क्षेत्र के एरिया में जो इस तरह के जो चैलेंजेस आए हैं, जो चुनौतियां आई हैं, तो पोलैंड किस नज़र से देखता है, हम किस नज़र से देखते हैं, और कैसे दोनों को मिला करके, जैसे दोनों इस बात को लेकर के काफ़ी खुश रहते हैं या इसमें काफ़ी प्राउड हैं कि दोनों डेमोक्रेटिक वे में बढ़े हैं। पोलैंड भी डेमोक्रेसी के रास्ते में जाना उनका रास्ता आसान नहीं रहा है, लेकिन जब से वो उधर निकला है तो उसके जो डेमोक्रेटिक का जो रूट है या जो उसका जो जड़ है वो काफी मजबूत हुआ है। और तो इस तरह से जो हमारे बीच में जो संबंध बढ़ाने का, दोनों के जो काफी जो हमारे कॉमन फीचर्स हैं हमारे बीच में, जो कि मदद करेगा हमारे रिलेशंस को आगे बढ़ाने का। और ये काफी उम्मीद की जा सकती है कि आगे कैसे हमें बढ़ना है इसके बाद, इसका एक जो बोलते हैं कि रोड मैप जिसको कहेंगे, कि वो जरूर तैयार होता हुआ दिखाई नजर आएगा। जी एम्बेसडर लुगुन, जब हम बात करते हैं कि 2016 में ही चीन के साथ में सामरिक साझेदारी पोलैंड ने स्थापित कर ली थी, जो उनका व्यापार और निवेश है वो हमसे कहीं ज़्यादा है, तो ये वक्त हम समझना चाहेंगे, ये जो समय है जब प्रधानमंत्री का ये दौरा हो रहा है और इसका महत्व, क्योंकि जब हम जानते हैं कि हमें भी पोलैंड के साथ में, या बल्कि पारस्परिक दोनों देशों के एक दूसरे के साथ में इन संबंधों को आगे बढ़ाना है, किस तरह से इस दौरे को रेखांकित करेंगे इन विशेष परिस्थितियों में? हाँ जी, ये बहुत अच्छा मौका है कि क्योंकि देखिए हम थोड़ा पीछे, अगर कोई विश्लेषण में हम कह सकते हैं कि हम थोड़ा पीछे रह गए। जैसे चीन ने, आपने कहा कि 2016 में उन्होंने सामरिक जो उनके साथ संबंध कर लिया था। उसका दूसरा जो हम उदाहरण देखेंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री ग्रीस भी गए, तो उसमें जो है कि हमने अपना जो रिलेशंस को बढ़ा दिया, स्ट्रेटेजिक लेवल पर कर दिया। लेकिन चीन जो है कि वो ग्रीस के साथ 2008 में ही कर चुका था, और उसका एक फायदा भी मिला था कि जो उनका सबसे बड़ा बंदरगाह है जिसको पीरियस कहते हैं, उसमें जो चाइनीज शिपिंग कंपनी को बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मिल गया। लेकिन
जो वो कर रहा है, अगर हम उससे खाली तुलना करते रहेंगे तो हमें लगेगा कि हम पीछे चल रहे हैं, लेकिन हमें जो कदम बढ़ाना है, जो दूसरा कर रहा है उससे तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो आगे हमें जो मौका मिल रहा है, हमें थोड़ा समय पीछे रहने के, हमें काफी आगे बढ़ने की जरूरत है, थोड़ा दुगनी रफ्तार से। तो इस हिसाब से देखना है। और जो यूरोपियन देश है जिसमें पोलैंड भी उसमें इंक्लूडेड है, कि वो जो है कि वो भी उनका जो एक रुख ये होता है, या ग्रीस जो है या ऑस्ट्रिया है, और पूरा यूरोपियन यूनियन का जहाँ मैं रहा तो मुझे मेरा अनुभव यही है कि वो जो बोलते हैं कि एक ही बास्केट में या एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं डालना चाहते हैं। तो उस हिसाब से वो देखते हैं कि भारत एक ऐसा ऑल्टरनेटिव है, या भारत एक दूसरा पहलू है जहां से कि वो संबंध बढ़ा करके उनके जो भी भविष्य में जो भी रिस्क फैक्टर है, या जिसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, तो वो एक बहुत मुख्य देश बनता है आज के परिप्रेक्ष्य में। जिस तरह से भारत ने भी अपना महत्व आर्थिक तौर से और सामरिक तौर से इन्होंने विश्व में बढ़ा लिया है, तो दूसरे देश भी भारत की ओर इस हिसाब से देखते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि जो मौका शायद हमने उसका, ये एक डिबेट का कारण हो सकता है कि हमने जो पहले गंवाए होंगे उधर तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है और हम उससे दुगनी तेजी से बढ़ सकते हैं, जो दूसरे देश को शायद ये मौका ना मिला। तो इस हिसाब से देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए ये दौरा बन जाता है। और पोलैंड, जैसे सबने कहा कि उस एरिया में, ईस्टर्न यूरोप में जो है कि एरिया वाइज और जनसंख्या वाइज जो है, क्षेत्रफल साइज या तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश भी है। बिल्कुल। प्रोफेसर सचदेवा भी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, जिस तरह से यहाँ पर यूक्रेन का भी जिक्र हुआ, भारत बुद्ध और शांति में विश्वास करता है और भारत इस क्षेत्र में जिस तरह से स्थायी शांति का हिमायती है, प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया, और पोलैंड भी इसका दंश झेल रहा है। जिस तरह से शरणार्थियों की एक बड़ी संख्या पोलैंड में आ रही है, यूक्रेन दौरे पर भी नज़र बनी हुई है। किस तरह से आप देखते हैं कि इस वक्त संकट की घड़ी में जिस तरह से भारत सबसे पहले मदद करने वाले देश के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है, तो इस लिहाज से भी और इस दिशा में भी एक समाधान देने की दिशा में, या शांति की बात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी की थी, उस लिहाज से भी कुछ अहम हम उम्मीद कर सकते हैं? जी, जैसे आपने पहले भी पिछले सवाल में आपने पूछा था कि जो लोकतंत्र जो हम दोनों देशों को जोड़ता है, और अहिंसा से किस तरह से वहाँ से भी जो पोलिश जो है लीडरशिप वहाँ से प्रभावित है, क्योंकि पोलैंड की जनता और पोलैंड की जो वहाँ की पॉलिसी एलीट है वो लोकतंत्र के प्रति बहुत ही संवेदनशील रहे हैं। एक तो क्योंकि इतने सालों तक उनके ऊपर जो समाजवाद का जो एक सिस्टम रहा, उसमें जो पूरा जो सॉलिडारिटी मूवमेंट 1980 के दशक में जब वहाँ पे चला था, और वो पूरा एक तरीके से वर्कर का मूवमेंट था, वर्कर स्टेट के खिलाफ। तो एक नए तरीके से वहाँ के वर्कर्स ने ही, वर्कर स्टेट के सोशलिज्म जिसको कहते हैं कि ये तो वर्कर्स का ही एक स्टेट है, उन्हीं की एक क्लास, वर्किंग क्लास ही वहाँ पे रूल करती है, वहीं पे वर्कर्स वहाँ पे रिवोल्ट कर रहे थे। और लेक वलेंसा उसके एक बहुत नेता, बहुत बड़े उभरे थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो गांधी से उन्होंने बहुत बड़ी प्रेरणा ली है। और डोनाल्ड टस्क जो हैं, आज हम उनको प्रधानमंत्री यहाँ देख रहे हैं, लेकिन उनकी जो एक लंबी यात्रा है अपनी राजनीति की, सबसे पहले वो उभरे थे 1980 के दशक में, सॉलिडारिटी के एक इंटेलेक्चुअल नेता वहाँ पे ये बने थे। उसके बाद से इन्होंने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है अपनी राजनीति का। तो सॉलिडारिटी में बने, उसके बाद इन्होंने कई पार्टियां वहाँ पे अपनी नई बनाई जब 90 के दशक में वहाँ बदलाव आया। और क्योंकि उस समय काफ़ी अस्थिरता थी पॉलिटिकल तौर से पिछले शुरू के 10-15 साल तक, और काफ़ी सरकारें वहाँ पे बदली थी, कई इन्होंने अपनी पार्टीज़ के नाम भी बदले, और अभी उसके बाद ये 2 बार वहाँ पे उसके प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद फिर ये यूरोपीय संघ में चले गया, वापस वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं यहाँ पे। तो और पिछले 8 साल जिस तरह से वहाँ पे एक लॉ एंड जस्टिस पार्टी रही थी, और काफ़ी उसके ऊपर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने लोकतंत्र के ऊपर कुछ उनका जो है कुछ अटैक रहा है,
मीडिया के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया है, और यूरोपीय संघ से भी काफ़ी उनकी आलोचना उसकी हुई थी, और काफ़ी वहाँ पे लोगों ने भी उसके खिलाफ विरोध किया था, और उसी के कारण शायद बदलाव आया है और ये नई सरकार वहाँ पे आई है। तो लोकतंत्र के प्रति, अहिंसा के प्रति उनकी बहुत अच्छी आस्था रही है वहाँ के लोगों की, और मुझे लगता है भारत को और पोलैंड को ये दोनों चीज़ें बिल्कुल जोड़ती हैं। क्योंकि किस तरीके से भारत में इतनी विभिन्नता होते हुए भी, इतनी दिक्कतें होते हुए भी भारत में फिर भी हम लोकतंत्र के साथ चल रहे हैं। और चाहे वो हम दूसरे हमारे संबंध जब ये समाजवाद था वहाँ पे, तब भी हमारे उनके साथ अच्छे संबंध रहे थे, और जब कभी उनको दिक्कतें हुई थी इस पूरे इलाके में, चाहे वो पोलैंड के अंदर हो, चाहे वो हंगरी के अंदर 1956 में जब वहाँ पे लोगों ने रेवोल्यूशन किया था और काफ़ी लोगों को वहाँ पे जो है वहाँ पे उनको जेल में डाल दिया गया था, तो तब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने और उनके हमारे पॉलिसी मेकर्स ने बीच में पढ़ के काफ़ी वहाँ पे उनकी मदद भी की थी। तो इसी तरीके से सॉलिडारिटी के साथ भी हमारे सिंपैथी रही थी, और ये सब बात वहाँ पे लोग मानते हैं कि अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए किस तरीके से जो है वो आप जो है समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं, चाहे कोई भी तानाशाही शक्ति वहाँ पे रही हो पहले। तो वो एक जो भारत और पोलैंड को, या पूरे पूर्वी जिसको हम पहले पूर्वी यूरोप बोलते थे, आजकल मध्य और पूर्व के जो देश हैं उनको यूरोप के उसको कहते हैं हम। तो ये उनकी एक बहुत अच्छी, और इसी तरीके से मुझे लगता है कि जो भारत प्रधानमंत्री वहां पे जा रहे हैं और यूक्रेन के बारे में जो बात हो रही है, क्योंकि अभी सबसे बड़ा संकट यूरोप के लिए और पोलैंड के लिए जो है यूक्रेन का युद्ध है। और उसमें ये भी है कि यूक्रेन आज पूरे यूरोपीय संघ के अंदर ऐसा देश है जिनके अमेरिका के साथ सबसे अच्छे संबंध मुझे लगता है। तो भारत के क्योंकि संबंध भी अमेरिका के साथ काफी अच्छे हुए हैं, प्रगाढ़ हुए हैं, और यूरोपीय संघ के साथ भी हमारे अच्छे हैं, और उसके अलावा हमारे क्योंकि रूस के साथ भी अच्छे संबंध हैं जी। और इनका अपना एक रूस के साथ इतिहास रहा है पोलैंड का। तो जब भारत बात करेगा अहिंसा के साथ, या किस तरीके से बातचीत के द्वारा कुछ हल किया जाए, सिर्फ क्योंकि उसका कोई मिलिट्री तरीके से उसका हल नहीं हो सकता है, लेकिन ये कहने के सिंपल चीजें हैं, लेकिन ये है क्योंकि पेचीदा, आप जानते हैं यूक्रेन का संकट बहुत ही गहरा संकट है। अब 2.5 साल उसको ऑलरेडी लड़ाई वहां पे चल रही है, युद्ध वहां पे, और पिछले 2-3 हफ्तों में और तेजी उसके अंदर आई है, और किस तरफ वो मोड़ लेगा उसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। अलग अलग तरीके से अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन निश्चित तौर से इस पूरे यात्रा के दौरान पोलैंड और यूक्रेन में भारत ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम किसी तरीके से इस पूरे युद्ध को में कोई मदद कर सकते हैं तो उसके लिए हम तैयार हैं, और शायद अहिंसा, लोकतंत्र और जो आपसी समझ से ही इसका कोई नतीजा निकला है, उस अपनी बात को आगे दोहराएगा। और मुझे लगता है भारत की बात को पोलैंड के नेता जो हैं, पोलैंड के पॉलिसी मेकर्स हैं, वो बड़ी संवेदनशील तरीके से उसको सुनने की कोशिश करें। जी, एम्बेसडर लुगुन, अगर इसी बात को और आगे बढ़ाएं और ये समझने की कोशिश करें कि जो भारत पोलैंड के बढ़ते हुए संबंध हैं, और इसके बाद प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा, यूक्रेन ये जो पूरा युद्ध है, भारत बार बार कह रहा है कि ये शांति का काल है, युद्ध का काल नहीं हो सकता। भारत की जो एक कूटनीतिक तटस्थता है इस पूरे मामले में, किस तरह से इस पूरे जो पूरा मुद्दा है इसमें कहीं ना कहीं एक शांति लाने का काम कर सकता है, या ये कहें कि कुछ चीज़ों को बेहतर करने की तरफ आगे बढ़ सकता है? जी, भारत के तरफ देख रहा है, क्योंकि जो यूक्रेन में, जैसे प्रोफेसर ने कहा कि अभी जो पोलैंड के लिए सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि यूक्रेन उन्हीं के द्वार पर है जी, और जो वहां पर होते हैं इनके ऊपर काफी उनका असर होगा। और एक समय जब शीत युद्ध का समय था, तो ये लोग सब एक वार्सो पैक्ट, बल्कि वार्सो पैक्ट के द्वारा ही ये लोग जो ये देश थे जुड़े हुए थे सोवियत यूनियन के द्वारा। तो जो पोलैंड है, जो कि पूरा सोवियत जो सिस्टम है, जो इस युद्ध में जो एक तरफ का पार्टी है, तो उनको पता है क्या उनका किस तरह से उनका मानसिकता चलता है।
और यूक्रेनियन से भी अभी नहीं, पूरे ऐतिहासिक रूप में उनका संबंध रहा है। और जब से विश्व युद्ध हुआ, जब जर्मन लोग आगे बढ़ रहे थे, या जो रूस में जब उनका जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ, तो सब में से पोलैंड ये सब के पार्ट के हिस्से रहे। लेकिन अभी का परिप्रेक्ष्य में क्या है कि जब से सोवियत यूनियन ने का जो एक्शन हुआ यूक्रेन में, तब से यूरोपियन यूनियन और सोवियत यूनियन के संबंध एक तरह से खत्म, बहुत नीचे स्तर पर चले गए अगर खत्म नहीं हुए तो। एक सैंक्शंस चल रहे हैं, एक नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन था जिससे कि रशिया के गैस जो जर्मनी को जाने थे वो नहीं चला, बल्कि उसमें एक जगह धमाका भी किया गया जो काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट बना था। तो जो एक तरह से जो दोनों के बीच में बिचौलिया का जो काम है, जो शांति वार्ता ला सकता है, उसमें भारत का जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमें याद रखना चाहिए कि अभी यूक्रेन और पोलैंड जाने से पहले हमारे प्रधानमंत्री का जो है कि रशिया का भी दौरा हो चुका है, जहां पर कि वो उनके प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति पुतिन से मिल चुके हैं। हाँ, तो इसमें जरूर जो है कि ये यूक्रेन युद्ध, जो कि सबके पूरे विश्व के लिए और रीजन के लिए और अच्छे संबंध विश्व में शांति के लिए, जो कि भारत एक बहुत बड़ा उसका जो है कि प्रतिनिधि करता है, उसमें वो बाधा डाल रही है। तो हमारा जो एम है कि मकसद है कि ये जल्द से जल्दी खत्म हो। तो ये दोनों ओर को मिलाना जो है एक कॉमन ग्राउंड जो कहते हैं कि किस तरह से खत्म हो और किस तरह से ये दोनों देशों के लिए भी हानिकारक है, वो क्षेत्र के लिए भी हानिकारक है और विश्व के लिए भी हानिकारक है। इस संबंध में जो है कि जो भारत के जो भी इसमें आइडियाज हैं, ये बहुत कारगर सिद्ध हो सकते हैं कि और ये दोनों ओर से मिलने के द्वारा भारत जो है कि कुछ कॉमन जो है कि जो पॉइंट्स हैं उसको टेबल में रख सकता है और एक दोनों पक्षों को नए रूप से जो है कि इस युद्ध को समाप्ति की ओर देख सकता है। क्योंकि दुर्भाग्यवश अभी हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच में जो है जो युद्ध का जो स्तर है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। पहले यूक्रेन की तरफ से उतना हमले नहीं होते थे, लेकिन जैसे कि सब कोई न्यूज में पढ़े होंगे कि काफी यूक्रेन तरफ से भी हमले हुए और दोनों के बीच जो है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो ये और भयानक रूप ले सकता है। कोई इसमें और वो हो सकता है कि एक विश्व युद्ध स्तर में भी बढ़ जाए, जो कि कोई किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं पड़ रहा है। जी 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 बिल्कुल। प्रोफेसर सचदेवा हमारे साथ बने हुए हैं। काफ़ी अहम कार्यक्रम यहाँ पर प्रधानमंत्री के पोलैंड यात्रा में हम देख रहे हैं, कई गतिविधियां हम देख रहे हैं यहाँ। कल प्रधानमंत्री ने पोलैंड के साथ जो समानताएं हैं उसका भी जिक्र किया अपनी स्पीच में। किस तरह से जब गुजरात में भूकंप आया था तो सबसे पहली मदद पोलैंड की तरफ से पहुंचाई गई थी, और दूसरे विश्व युद्ध का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने, कैसे हजारों पोलिश लोगों को जामनगर और कोल्हापुर में उस समय की जो रियासत थी उसने शरण दी थी। और वॉर्सो में इसके लिए एक मेमोरियल भी बनाया गया है जिसका जहां पर कल प्रधानमंत्री गए थे। किस तरह से देखते हैं, ऐतिहासिक संबंधों की तौर पे बात करें या कल प्रधानमंत्री ने जिस तरह से समानताएं गिनाई, उस लिहाज से भी कितने प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर जो द्विपक्षीय वार्ता हो रही है, डेलीगेशन लेवल टॉक्स हो रही है, उन तमाम क्षेत्रों का भी हम जिक्र कर सकते हैं जिन पर यहाँ पर प्रधानमंत्री और जो प्रतिनिधि मंडल का स्तर है जो बातचीत कर रहा होगा, और हम उन्हें आगे बढ़ सकते हैं उन पर। जी, क्योंकि वो तो बिल्कुल सही है कि हमारे उनके साथ संबंध हैं। चाहे वहाँ पे पहले अलग किस्म का सिस्टम था 50 साल तक, उसके बाद बदलाव आने के बाद भी हमारे संबंधों में किसी किस्म में उसमें कोई दिक्कतें नहीं रही हैं, ना पहले थी ना अभी हैं। क्योंकि उसका सिर्फ एक परिणाम ये हुआ क्योंकि जब 90 के दशक में हमारा क्योंकि वो उनका पूरा जो कंसंट्रेशन था वो यूरोप की तरफ हो गया और हमारे भी यहाँ पे आर्थिक बदलाव आने शुरू हो गए। जो पुराना सिस्टम था हमारा रुपी रूबल ट्रेड एग्रीमेंट वाला, वही पूरे का पूरा ईस्टर्न यूरोप के अंदर भी जो इम्प्लीमेंट होता था, वो क्योंकि सिस्टम एकदम बदल गया तो उसके बाद हमारा व्यापार संबंध था वो काफ़ी कम हो गया। और 90 के दशक में शुरू के कुछ सालों में उनकी अर्थव्यवस्थाओं के अंदर भी काफ़ी दिक्कतें आई थी। तो उसके कारण में एक जो आर्थिक जो पहलू था
उसमें थोड़ी दिक्कतें शुरू में जरूर आई थी। उसके बाद से अब क्योंकि ये यूरोपीय संघ के अंदर आ गए हैं 2004 के बाद से, और वहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी तरीके से बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो अब क्योंकि हमारे संबंध उनके साथ बहुत अच्छे रहे हैं, और हमारी बहुत सी जितनी भी इनफैक्ट मोटे तौर से मैं कहूँ कि जितने भी दुनिया के मुद्दे हैं, हमारी समझ मोर और लेस उनके बारे में एक ही बनी रही है अभी तक, काफ़ी देर तक। सिर्फ अभी जो यूक्रेन का मामला है उसमें हमारे जो परसेप्शन है उनके अलग हैं पोलैंड से, तो उसी उसी को लेकिन उसके बावजूद भी हमारे संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो एक तो यह है कि एक अच्छा हमारा बैकग्राउंड है, किसी किस्म की दिक्कत हमारे संबंधों में कभी भी पहले भी नहीं रही थी और अभी भी नहीं है। और अब क्योंकि पोलैंड एक अच्छी अपने भूमिका निभा रहा है यूरोपीय संघ के अंदर भी, और अगले कुछ महीनों के बाद से वो जो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होती है यूरोपीय संघ की, वो भी पोलैंड के आसपास 7-6 महीने के लिए पोलैंड के पास आने वाली है। इसका मतलब जो पोलैंड इनफैक्ट मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में 1 साल तक जो है काफी जो दिशा प्रदान करेगा किस तरह की पॉलिसी यूरोपीय संघ के अंदर होगी। एक तो यूक्रेन के युद्ध में जो एक सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज जो यूरोप के लिए है, उसके अंदर एक बहुत अग्रणी भूमिका पोलैंड निभा रहा है, और यूरोपीय संघ की जो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी है वो भी इनके पास आएगी। और क्योंकि जो डोनाल्ड टस्क है वो काफी एक बहुत बड़ी भूमिका यूरोपीय संघ के अंदर पहले निभा के आ चुके हैं, उनकी अपनी एक साख है पूरी यूरोपीय संघ के अंदर। जी। तो जिस तरीके की, और हमारी भी काफी जो ऐसे नेगोशिएशंस वगैरह जो यूरोपीय संघ के साथ भी चल रहे हैं, तो उसमें भी मुझे लगता है काफी हमको मदद मिलेगी अगर पोलैंड के साथ हमारे और संबंध गहरे होते हैं तो। और एक पूरी जो दिशा यूरोपीय संघ की जो नीतियों को प्रदान करेगा उसके अंदर पोलैंड की एक अहम भूमिका रहने वाली है। तो उस संबंध में मुझे लगता है ये पूरे का जो अभी दौरा है, और जो भारत क्योंकि किस तरह की भूमिका निभा सकता है इस पूरे यूक्रेन संकट के अंदर, और पूरी जो नॉट ओनली यूक्रेन संकट के अंदर पूरी दुनिया की जो समस्याएं हैं, क्योंकि अगर आज आप देखते हैं चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात हम कर रहे हैं, चाहे वो एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, जितने भी इनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम बात कर रहे हैं 2030 तक वो हमको पूरी दुनिया को जो उसको वहां तक उसके टारगेट पूरे करने हैं, जब तक भारत अच्छी तरीके से तरक्की नहीं करेगा और उसके अंदर अपनी भूमिका नहीं निभाएगा, तो पूरी दुनिया के अंदर मुझे लगता है वो सारे के सारे जो है टारगेट पूरे नहीं हो पाएंगे। तो ये सारी बात की समझ यूरोप के देशों को भी है, और क्योंकि पोलैंड एक अच्छा एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है यूरोपीय संघ का, तो हमारे, और क्योंकि वहाँ की लीडरशिप भी काफ़ी स्ट्रांग है और यूरोपीय संघ के बड़े क्लोज तरीके से बात कर रही है, और जो जितनी समस्याएं अभी खासतौर से यूरोप देखता है उसके अंदर वो भारत के साथ अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। एक अब उसको हमको ये देखना है, क्योंकि जो 3-4 चीजें मुख्य तौर से जो यूरोप के जो चैलेंज है, एक तो जो रशिया के साथ उनको कैसे डील करना है यूक्रेन के संबंध में, दूसरा क्योंकि जो चीन के साथ उनके बहुत गहरे आर्थिक संबंध है सारे के सारे यूरोपीय देशों के, व्यापार में भी निवेश में भी, और काफी तो लेकिन उनके उनके बारे में शंकाएं उठ रही हैं अभी पूरे यूरोप के अंदर। तो वो चाहते हैं कि भारत जैसा जो लोकतांत्रिक देश है, कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, उसके साथ वो कैसे और ज्यादा जुड़े। और उसके बाद जो कनेक्टिविटी की जो पूरी पार्टनरशिप की बात है, क्योंकि वो चाहे बेल्ट ऑन रोड इनिशिएटिव चाइना का था, लेकिन यूरोपीय संघ भी जो है अपना जो ग्लोबल गेटवे, और पहले यूरोप एशिया कनेक्टिविटी की बात करते थे, और हमारी यूरोपीय संघ के साथ जो साझेदारी है, कनेक्टिविटी पार्टनरशिप है, वो भी हमने बनाई है उनके साथ। और जो पूरे इंडो पैसिफिक के अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर भी यूरोप के देश और पोलैंड भी अपनी एक भूमिका देखता है, और पूरे इंडो पैसिफिक के बारे में यूरोपीय संघ ने भी अपनी एक नीति निकाली है। उसके अलावा जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड और कुछ और एक छोटे देश लिथुआनिया वगैरह की भी वहाँ की इंडो पैसिफिक की नीति है, और मुझे लगता है पोलैंड भी अपनी एक नीति तैयार कर रहा है इंडो पैसिफिक के पूरे के बारे में। और उस पूरे इंडो पैसिफिक के इलाके में भारत को सब देखते हैं कि उसके एक बहुत महत्वपूर्ण रोल पूरे इंडो पैसिफिक इलाके के अंदर है, आर्थिक तौर से भी, स्ट्रेटेजिक तौर से भी। तो जितने भी आयाम इनफैक्ट यूरोप के देश और पोलैंड देखते हैं, उनको लगता है कि भारत के साथ एक अच्छी साझेदारी बन सकती है। शुरू में जब भारत ने अलग तरीके से एक अपना जो रिएक्शन था
जो पोलैंड जो सारा जो जो यूक्रेन के बारे में दिया था, उसमें शुरू में उनको मुझे लगता है थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुई थी। उनको ये लगा था कि उनको तो लगता था कि भारत उनका पूरा सामरिक साझेदार है, वो किस तरीके से क्यों वो रूस को जो है वो कंडेम नहीं कर रहा। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है, और उसके हमारी वो भी उन्होंने आलोचना की थी, हम क्यों तेल वहां से खरीद रहे हैं, उसके बारे में भी यूरोप के देशों ने हमारी आलोचना की थी। लेकिन बाद में अब वो शायद समझ गए हैं, क्योंकि भारत के तेल खरीदने से ही शायद जो है पूरी विश्व की जो ऊर्जा मार्केट है उसके अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी आई है, जिसका फायदा यूरोप के देशों को भी हुआ है। और ऐसा नहीं है कि, हालांकि वो रूस से दूर जरूर हो रहे हैं एनर्जी के मामले में, लेकिन फिर भी अभी भी वो काफी हद तक जो है जो तेल वहां से जरूर खरीद रहे हैं, कुछ वहां से गैस भी वहां पे जा रही है, धीरे धीरे उसको कम जरूर कर रहे हैं, काफी कम उन्होंने कम भी कर लिया है। तो ये पूरी जो सारी बदलती हुई परिस्थितियां हैं, हमारे पुराने संबंध उनके साथ वो तो मजबूत हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको एक हमारे एक ट्रस्ट है इन देशों का हमारे ऊपर, और खासतौर से जो ये पुराने जो पूर्वी यूरोप के देश हैं, एक अच्छी हमारे साथ बहुत दशकों से एक साझेदारी उनके साथ बनी हुई है। लेकिन कब अब क्योंकि वो यूरोपीय संघ के अंदर भी इम्पोर्टेंट बन गए हैं, और हमारे बहुत से हित जो है यूरोपीय संघ के साथ भी जुड़ गए हैं अब, क्योंकि यूरोपीय संघ भी हमारा एक बहुत बड़ा व्यापारिक और निवेश एक साझेदार है। तो उस सब में मुझे लगता है मिलके जो है, लेकिन एक ही चीज जिससे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि अभी तक जो हमारी यूरोप के बारे में एक कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग जो बनी थी, उसमें यह है कि एक हम यूरोपीय संघ के साथ एक सामरिक साझेदारी हमने की हुई है, पश्चिम के कुछ देशों के साथ हमने सामरिक साझेदारी कई देशों के साथ की है, पहले जर्मनी, फ्रांस और यूके के साथ थी, बाद में अभी इटली और ग्रीस के साथ भी कर लिया है। और कुछ देशों में हम रीजनल तौर से भी बात कर रहे हैं, जैसे वो इंडिया नॉर्डिक समिट वगैरह हमने शुरू किया है उनके साथ, नॉर्डिक बाल्टिक कनक्लेव की भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये पूरी जो सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप का जो इलाका है, इसमें एक बातचीत थी कि शायद जो विशेग्राद कंट्रीज हैं, हंगरी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया, एक साथ उनके साथ कुछ हम कोई नई पहल शुरू करें, लेकिन उनके आपस में थोड़ी सी दिक्कतें थी इन देशों के अंदर। तो मुझे लगता है कि जो एक बड़ा देश इस पूरे इलाके में पोलैंड है, उसके अंदर जब भारतीय प्रधानमंत्री की एक यात्रा होगी और उसके जो परिणाम उसके बाद निकलेंगे, तो एक जो थोड़ा सा गैप इसमें नजर आ रहा था हमारी पूरे यूरोप को हमें कंप्रिहेंसिव तौर से अलग अलग तरीके से कवर कर रहे थे, वो जो एक गैप था मुझे लगता है वो भी एक इसके बाद से वो पूरा हो जाएगा, जी और उसको हम आगे उसको लेके बढ़ेंगे। जी जी। और यहाँ पर हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अतुल अनेजा जो एक्सपर्ट है फॉरेन अफेयर्स के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल जी, बहुत स्वागत है आपका। अतुल जी, बहुत सारे विषयों पर हम भारत और पोलैंड की चर्चा कर रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है 45 वर्षों के बाद हो रहा है। 70 वर्ष भारत और पोलैंड के राजनयिक संबंधों के पूरे हो रहे हैं, और यहाँ से आप को सीधे लिए चलेंगे जॉइंट स्टेटमेंट के लिए, भारत और पोलैंड के बीच में जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है उसके लिए।